So guys, finally UEFA Champions League का फाइनल इज सेट टू हैपन. यस गाइस, पीएसजी के साथ मैच होने वाला है ऑब्वियसली आर्सेनल का UEFA चैंपियंस लीग का फाइनल. वन ऑफ द बेस्ट अटैक इन द वर्ल्ड फुटबॉल पीएसजी के साथ वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसिव फुटबॉल आर्सेनल का मैच होने वाला है. एंड अब डिफेंसिव भी नहीं कह सकते आर्सेनल को, कहीं ना कहीं प्रैग्मेटिज्म कह सकते हो, बिकॉज आर्सेनल का भी अटैक अच्छा है. एंड यहीं पे भाई पीएसजी का कल डिफेंस जो है वो बहुत ज़्यादा नजर आया हम लोगों को. पीएसजी इतना अच्छा डिफेंडिंग कर पाएगा भाई किसी ने सोचा नहीं था शायद. एंड कल वो पीएसजी ने करके दिखाया. एंड यस गाइस, अब लोग अगर पता नहीं है तो बता दूं, कल रात को जो मैच हुआ था पीएसजी के साथ बायर्न म्यूनिच का, वहाँ पे बायर्न म्यूनिच हार चुका है एंड पीएसजी जीत चुका है. एक्चुअली मैच की अगर बात करें तो काल के मैच में मैच तो ड्रॉ ही हुआ था, 1-1 मतलब 1-1 की स्कोर लाइन था. लेकिन अल्टीमेटली फास्ट लेग की अगर बात करें तो वहाँ पे पेरिस सेंट जर्मन ने एक गोल ज़्यादा मारा था बायर्न म्यूनिच से, जिसके चलते क्या होता है कि भाई दोनों लेग मिला के जो गोल टोटल स्कोर होता है उससे 6 गोल पेरिस का होता है, 5 गोल बायर्न का होता है. एंड यस, मैच जीत जाता है. अब आप ये गोल का स्कोर लाइन सुन के ये सोचोगे भाई 6-5 ऐसा गोल तो भाई हमने फास्ट लेग में देखा ना था. जी हाँ, आपने सही सुना. एक्चुअल में फास्ट लेग में हमने देखा था 5 गोल पीएसजी का था एंड बायर्न म्यूनिच का 4 गोल था. लेकिन काल के जो मैच था उसमें भाई गजब का गेम हुआ. पीएसजी के पास कल 1 गोल मारा था एंड वो भी 3 मिनट में पीएसजी ने मार दिया था. चलो ये सब छोड़ते हैं भाई, एक्चुअल में मैच में क्या हुआ उसके बारे में बात करते हैं. देखो भाई, मैच में खास करके पीएसजी जो है फर्स्ट हाफ में बहुत डोमिनेंट थी 20-25 मिनट तक. उसके बाद से भाई बायर्न म्यूनिच का जो एक तूफान आया ना, वो तूफान ने भाई पीएसजी को उड़ाने ही वाला था ऑलमोस्ट. लेकिन वो तो भाई किस्मत अच्छा है पीएसजी का. एंड कहीं ना कहीं आप कह सकते हो पीएसजी का जो मैनेजर है लुइस एनरिके, या फिर जिसको हम शॉर्ट में बार्सिलोना फैंस कहते हैं लूचो का जो भाई मैनेजमेंट था, लूचो का जो टैक्टिक्स था ऑन पॉइंट था. एंड उसके चलते कहीं ना कहीं भाई वो जो तूफान आया था बायर्न म्यूनिच का, उससे भाई बच के पीएसजी. किसी और दिन होता ऑन द अदर हैंड ऑब्वियसली भाई बायर्न म्यूनिच जो है वो भाई उड़ाने वाला था पीएसजी को, कोई इसमें दोहरा ही नहीं था. एंड बायर्न म्यूनिच का जो गोल आया था भाई लास्ट में सिर्फ 90+4 मिनट पे वो गोल आया था. एंड यस, 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिला था आपको. 90+4 मिनट यानी कि जस्ट 1 मिनट पहले आप 1 गोल स्कोर कर रहे हो, जो कि आपको 2 गोल की ज़रूरत है. यानी कि आपने 1 गोल मारा, आपको और 1 गोल की ज़रूरत है. उस टाइम पर आपने गोल किया. तो ऑब्वियसली भाई कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों के ऊपर नज़र रखते हुए एक चीज़ तो हम कह सकते हैं ऑब्वियसली कि भाई बायर्न म्यूनिच का गोल अगर थोड़ा पहले आ जाता तो कहीं ना कहीं हम ये 100% कन्फर्म कह सकते हैं कि भाई कल पीएसजी आउट होने वाला था चैंपियंस लीग के इस सेमीफाइनल से. एंड फाइनल में कहीं ना कहीं बायर्न म्यूनिच जाने वाला था. अब ये सब मैं क्यों कह रहा हूँ उसके पहले भाई अब बात करते हैं भाई फास्ट हाफ में एक्चुअल में हुआ क्या था. ठीक है, देखो भाई बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ भी हुआ इस मैच में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे क्या कॉन्ट्रोवर्शियल था एंड क्या उसके अगेंस्ट जाना चाहिए था, क्या रूल्स है, इन सारे चीज़ों के बारे में. एंड क्यों बहुत सारी जगह पे पेनल्टी होने वाला था लेकिन पेनल्टी नहीं हुआ. आई मीन पेनल्टी अफवाह रियल मद्रिद, ऐसे कल के मैच में कोई रियल मद्रिद नहीं था एंड इसीलिए शायद से कोई पेनल्टी में नहीं हुआ. ऐसे जोक है साइड गाइज, ठीक है. रियल मद्रिद भाई लोग बहन लोग मेरा थोड़ा बुरा मन जाएगा तो उसको साइड में रखते हैं. एक्चुअल में कल के मैच में हुआ क्या. ओके गाइज, एनीवे फास्ट अप के लाइनअप की अगर बात करें तो फास्ट अप के लाइनअप आप लोग यहाँ पे देख सकते हो गाइज. लाइनअप था ये, ठीक है. देखो गाइस, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ दोनों में ही मतलब यही लाइनअप था भाई. लाइनअप बीच में चेंज हुआ वो अलग बात है. देखो सफानोव स्टार्ट कर रहे हैं, नोयर स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है. मिडफील्ड में भाई सेम मिडफील्ड खिलाया बायर्न म्यूनिच के, लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंजेस था पीएसजी में. जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि जायर एमरी जो है राइट बैक खेलने वाला है, मे बी बिकॉज हकीमी अवेलेबल नहीं है, हकीमी इंश्योर्ड है. बाकी सारे सब सेम थे. डीजे ने स्टार्ट किया था, डेम्बेले स्टार्ट किया था, भितिना, फैबियन रुइज एंड नेवेस स्टार्ट किया था. यस, फैबियन रुइज स्टार्ट किया था. एंड फैबियन रुइज का कल एक बहुत इंपॉर्टेंट भाई गेम था. एंड फैबियन रुइज ने भाई बहुत हद तक बहुत सारे चीज़ों को भाई कल रुका डिफेंसिवली. अटैक वाइज भाई जितना ज़्यादा उसने इन्वेस्ट किया उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने अपने आप को इन्वेस्ट किया कल डिफेंस में. एंड वो चीज़ भाई फ़ायदेमंद हुआ उनके लिए. क्यों मैं बताता हूँ. देखो सबसे पहले बात तो यह फर्स्ट हाफ में 3 मिनट के अंदर भाई डेम्बेले को गोल मिल जाता है. एंड उसमें आप पूरा क्रेडिट दोगे ऑब्वियसली फैबियन रुइज, उसके बाद कोरत के लिए, एंड उसके बाद डेम्बेले को लास्ट में दोगे. ऑब्वियसली डेम्बेले ने गोल न मारा लेकिन डेम्बेले का क्रेडिट सबसे कम था इस गोल में. क्यों मैं बताता हूँ. फैबियन रुइज इस जगह पे था भाई, फैबियन रुइज इस जगह पे था. ये जो जगह देख रहे हो एकदम गोल के टच लाइन पे, यहाँ से फैबियन रुइज ने क्या किया, मिडफील्ड के टच लाइन से बॉल निकला इधर और कोरत के लिए ठीक इधर था. कोरत के लिए एक बेहतरीन भाई लॉन्ग बॉल स्विच किया. कोरत के लिए इधर से भाई रन सीन मारा. मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, फैबियन रुइज आई थिंक यहाँ पे था एंड कोरत के लिए यहाँ पे था. कोरत के लिए यहाँ से रन मारा, इधर गया भाई
एंड क्वारात्स्केलिया यहाँ पे जाके भाई अब थोड़ा वेट करते हैं, बिकॉज डेम्बेले जो है वो इस पोजीशन से आ रहा था ऐसे करके डेम्बेले, लेकिन इस पोजीशन पे फिर बाद में चला जाता है। एंड बाकी सारे जो मिडफील्ड वगैरह है उनका मिडफील्ड थोड़ा आगे आगे आता है पीएसजी का। एंड यहाँ पे क्या करता है, यहाँ से क्वारात्स्केलिया एक बेहतरीन क्रॉस देता है इस साइड पे, यहाँ पे डेम्बेले वेट कर रहे थे इस जगह पे एंड कोई मार्कर नहीं था डेम्बेले पे अनफॉर्चुनेटली। ये सबसे पहला मिस्टेक था बायर्न म्यूनिख का कल, कि स्टार्टिंग के 30 मिनट तक बायर्न म्यूनिख ठीक से प्रेस नहीं कर पा रहे थे, ढंग से मार्क नहीं कर पा रहे थे ऑब्वियसली पीएसजी के प्लेयर्स को, बिकॉज पीएसजी के जो गेम प्लान है ना उसका वो समझने के लिए 30 मिनट ऑलमोस्ट लग जाएगा। एंड वही कल भी हुआ। तो यहाँ से भाई गोल पड़ता है एंड डेम्बेले यहाँ पे भाई अब कह सकते हो ऑलमोस्ट ओपन था एंड न्यूयर था खाली सामने उसके, एंड यहाँ से गोल पड़ जाता है। 3 मिनट के अंदर ये गोल पड़ता है। उसके बाद पीएसजी क्या करने लग जाता है, पीएसजी भाई पीछे 3 एट द बैक मेंटेन करने लग जाता है। अब कैसे देखा, यहाँ पे सबसे पहले बात तो मार्किनियोस और पाचो ये दोनों भाई परमानेंट सेंटर बैक के रूप में रह रहे थे। एंड उसके साथ साथ ज़्यादा टाइम नुनो मेंडेस जो है वो सेंटर बैक बना रहे थे। एंड नुनो मेंडेस जब भी ऊपर जा रहे थे तब भी फैबियन रुइज यहाँ पे ड्रॉप कर रहा था एंड फैबियन रुइज थर्ड सेंटर बैक बना रहा था। एंड जब भी यहाँ पे माइकल ओलिसे जो है वो अटैक करने आ रहे थे उस टाइम पे कहीं ना कहीं नुनो मेंडेस के साथ ऑन भी ऑन उसका कभी भी नहीं हो रहा था। नुनो मेंडेस के साथ ऑब्वियसली उसका फैबियन रुइज आ रहा था, कभी कभी उसका विलियम पाचो आ रहा था। एंड तो कहीं ना कहीं मिकेल ओलिसे को कल ऑन भी 2 करना पड़ रहा था। एंड मिकेल ओलिसे का कल गेम भाई उतना खास नहीं था, लेकिन मिकेल ओलिसे का गेम स्टार्ट होता है 28 मिनट पे, सॉरी 26 मिनट पे। 26 मिनट पे भाई आप ये देखोगे कि 26 मिनट से पहले तक बायर्न म्यूनिख मिडफील्ड में बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं ले पा रहा था एंड पीएसजी पूरी तरह से मिडफील्ड कंट्रोल कर रहा था। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बायर्न म्यूनिख बिल्कुल भी मिडफील्ड से खेलने की कोशिश कल नहीं करेगा। बायर्न म्यूनिख जहाँ से खेलने की कोशिश करेगा वो होने वाला है विंग्स, एंड वही हुआ। 26 मिनट पे ओलिसे आता है एंड ओलिसे भाई मतलब क्या ही बंदा है भाई, किसी ना किसी तरह से वो भाई यहाँ पे नुनो मेंडेस को अकेला पकड़ लेता है ऑन बी ऑन में एंड नुनो मेंडेस को बीट करता है एंड उसको स्पेस मिलता है यहाँ से एंड यहाँ से शॉट करता है जो कि थोड़ा सा नैरोली, इतू सा नैरोली भाई वो गोल पोस्ट के ऊपर से जाता है। अगर थोड़ा सा नीचे चला जाता, इतू सा नीचे चला जाता ना तो भाई गोल पोस्ट के अंदर जाता एंड सोफानोव खाली यहाँ से ऐसे करके देखते थे, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था बिकॉज एकदम लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे इस जगह पे टॉप कॉर्नर पे जा रहा था भाई बॉल और आप शॉट कर रहे हो यहाँ से एंड सोफानोव यहाँ पे खड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है भाई कोई चांस ही नहीं बनता। लेकिन यहाँ से भाई बायर्न म्यूनिख गेम में ग्रो करता है। उसके बाद 28 मिनट पे अगेन भाई लाइमर ऑलमोस्ट थ्रू हो गया था नुनो मेंडेस से, लेकिन यहाँ पे एक कंट्रोवर्शियल कॉल होता है, नुनो मेंडेस का हैंडबॉल होता है। एंड यहाँ पे अगर मेरे पास फोटो अवेलेबल है तो मैं आपको स्क्रीन में दिखा दूंगा बेसिक नुनो मेंडेस का हैंडबॉल किस तरह से हुआ था। तो यहाँ पे फोटो देख आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि नुनो मेंडेस ने शायद से अपना हाथ जो है उसको ऐसे चढ़ा करके भाई रोकने की कोशिश की बॉल को, लेकिन अल्टीमेटली ये जो हुआ भाई ये एक मूवमेंट होता था। ऑब्वियसली नुनो मेंडेस मूवमेंट में था, बॉल जा रहा था तो घूमने की कोशिश कर रहा था ऐसे पीछे बॉल को लाने के लिए एंड उसी चक्कर में भाई उसका हाथ में लग गया बॉल, लेकिन ये बिल्कुल भी इंटेंशनली नहीं था, इसलिए यहाँ पे भाई हैंडबॉल नहीं दिया गया एंड ना ही कोई येलो कार्ड वगैरह दिया गया। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है भाई, देखो सबसे पहले बात तो यहाँ पे ये है कि नुनो मेंडेस ऑलरेडी येलो कार्ड में था उसके पहले, जिसके चलते क्या है कि आप नुनो मेंडेस को फिर येलो कार्ड नहीं दे सकते, ठीक है। एंड साथ साथ आप यहाँ पे हैंडबॉल भी दे सकते हो एंड यस हैंडबॉल रेफरी ने दिया था, लेकिन यहाँ पे येलो कार्ड या रेड कार्ड कुछ दिया गया नहीं है। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्न फैंस के भाई बात है कि भाई यहाँ पे रेड कार्ड डिजर्व था, लेकिन मेरा ख्याल से भाई रेड कार्ड तो बिल्कुल भी नहीं था, येलो कार्ड हो सकता था मैक्सिमम, लेकिन भाई यहाँ पे अल्टीमेटली मेंडेस का ऑलरेडी येलो कार्ड था जिसके चलते शायद नहीं यहाँ पे रेफरी ने कंसीडर किया इस चीज़ को। अब नेक्स्ट चीज़ होता है भाई 30 मिनट पे, जस्ट 2 मिनट बाद इस इंसिडेंट का अगेन भाई हैंडबॉल होता है एंड इस बार सिर्फ रेड कार्ड नहीं बल्कि पेनल्टी शाउट आउट होता है। कैसे? सो बेसिकली बायर्न म्यूनिख अटैक कर रहा था उस टाइम पे एंड कहीं ना कहीं भाई यहाँ पे इस पोजीशन पे एग्जैक्ट इस पोजीशन पे भाई था भितीना, आपका भितीना एग्जैक्ट इस पोजीशन पे था एंड आपका जो जोआओ नेवेस था इस पोजीशन पे एक प्लेयर है एंड इस पोजीशन पे एक प्लेयर है, यहाँ पे एक प्लेयर एंड यहाँ पे एक प्लेयर। तो ये वाला जो प्लेयर है यहाँ पे भितीना है एंड अटैक बायर्न इतना गंदा मतलब अटैक कर रहा था उस 28 मिनट के बाद पीएसजी के लिए भाई रोकना इम्पॉसिबल हो गया था उस एक टाइम पे एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे भितीना भाई अल्टीमेटली भाई उसको मतलब मैंडेटरी हो जाता है कि उसको क्लियर करना ही है बॉल बिकॉज वो कंटेंट नहीं कर पा रहा था एंड वहाँ पे उसके पास था कौन, मुसियाला। एंड हम सबको पता है भितीना को जब भी इस पोजीशन पे बॉल मिलता है वो क्या करता है अल्टीमेटली अगर उसके ऊपर कोई प्रेशर ना हो तो वो बॉल को खुद ड्रिबल पास करके आगे ले जाने की कोशिश करता है, बॉल प्रोग्रेस करता है। लेकिन यहाँ पे उसके पास जमाल मुसियाला था एकदम सामने उसके, जिसके चलते उसको बॉल क्लियर करना पड़ा एंड अल्टीमेटली क्या होता है बॉल क्लियर होकर जोआओ नेवेस के हाथ में लगता है। एंड यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको कह सकता हूँ भाई, देखो जोआओ नेवेस का जो हैंड था वो आप इंटेंशनली कह सकते हो बिकॉज भाई जोआओ नेवेस का हाथ जो था चौड़ा था, लेकिन आप एक बात सोचो आपका खुद का प्लेयर जो है एकदम आपके खुद के पेनल्टी बॉक्स से बॉल क्लियर कर रहा है एंड आप हैंड करके वो बॉल को और आपने पेनल्टी बॉक्स की तरफ धकेल दे रहे हो, ये आप करोगे क्या? नहीं, ये आप कब करोगे? ये आप तभी करोगे जब आप खुद अपने टीम के अगेंस्ट खेल रहे हो। ऐसा आपको लगता है कि भाई कोई चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल खेल रहा है, एक बंदा अपने टीम के अगेंस्ट खेल रहा होगा?
ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है भाई, है ना। ये कोई क्रिकेट या आईपीएल नहीं मिला आपको ये कि यहाँ पे आप बेटिंग करने लग जाओगे। फुटबॉल में ये सब चीज़ नहीं होता। एंड फुटबॉल में जो भी ये सब चीज़ करता है उसको आपको पता है कि लाइफ टाइम बैन मिल जाता है फुटबॉल से। तो कोई भी ऐसा मतलब पगला तो नहीं होगा, पागल तो नहीं होगा जो मतलब अपना ज़िंदगी ख़राब करने आएगा यहाँ पे। एंड जोआओ नेवेस जो इस इंसिडेंट के बाद काल के मैच में और ज़्यादा उभर के आया एंड पीएसजी के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया उसने। तो आप कभी भी नहीं कर सकते कि भाई जोआओ नेवेस जो है पीएसजी के अगेंस्ट खेल रहा था। तो अब सी बात है यहाँ पे इंटेंशनली आपको देख सकता है कि उसका हाथ चौड़ा था, जोत भी था। लेकिन अल्टीमेटली मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब भी आपका कोई भी प्लेयर बॉल क्लियर कर रहा है एंड आपके आसपास वो बॉल आ रहा है तो आपके आँख जो है अपने आप बंद हो जाता है डर के मारे कि हाँ भाई मेरे को भागना है। एंड सारे प्लेयर्स कोशिश करते हैं भागने का एंड वो हाथ चौड़ा करके ऐसे उधर भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसका किस्मत बुरा है कि भाई वो जिस तरफ भागने की कोशिश कर रहा था अपने हाथ वगैरह पैर आगे बढ़ा के उसी तरह भीतर ने क्लियर करने की कोशिश की। तो अल्टीमेटली इसलिए भाई यहाँ पे रेफरी सामने से एकदम अपने आंखों से देख रहा था, उसने बाहर के लिए भी चेक करने के लिए नहीं किया, उन्होंने हैंडबॉल तो कोई दिया ही नहीं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात वही कि रेफरी एकदम सामने खड़ा था उस इंसिडेंट पे, जोआओ नेवेस के पीछे ही रेफरी खड़ा था, मतलब उसको क्लियरली दिख गया था हर चीज़। लेकिन उसके बाद भी उसने यहाँ पे कोई हैंडबॉल नहीं दिया। एंड इसके पीछे का रीज़न ये भी हो सकता है कि भाई दोनों ही सेम टीम का प्लेयर्स है, अपोजिशन दोनों ही सेम टीम का प्लेयर्स है, इसीलिए हैंडबॉल नहीं है। लेकिन यहीं पे भाई आप डूबियस चीज़ क्या होता है सेकंड हाफ में वो आपको मैं बताता हूँ। खैर फर्स्ट हाफ की पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद भाई 41 मिनट में अगेन भाई मूसियाला भाई एकदम बेहतरीन भाई शॉट लेने की कोशिश की जो कि अल्टीमेटली भीतिना क्लियर करते हैं। उसके बाद अगेन भाई 45 मिनट प्लस 2 मिनट के आसपास उपमन्यु को हेडर मिलता है जो कि एक फ्री किक से एंड वो भाई हेड ढंग से नहीं कर पाता है एंड अल्टीमेटली गोलकीपर के हाथों में जाता है। तो ऐसे भाई फास्ट हाफ खत्म होता है एंड फास्ट हाफ कहीं ना कहीं एक बायर्न म्यूनिख के लिए भाई एक गुड एंड पे खत्म होता है कि वो गोल तो नहीं कर पाया लेकिन पीएसजी का जो मिडफील्ड है जो कंट्रोल है वो बिल्कुल धराशायी कर दिया एंड खुद के बाद सारा कंट्रोल ले लिया। एंड सेकंड हाफ उसके बाद स्टार्ट होता है। सेकंड हाफ स्टार्ट होते ही भाई एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो था वो है भाई नूनो मेंडेज का। नूनो मेंडेज इस पोजीशन पे था एंड नूनो मेंडेज ऑलरेडी येलो कार्ड पे था। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक बात बनेगा भाई कि माइकल ओलिसे जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा यहाँ पे भाई ड्यूल पोस्ट करने की कोशिश करो एंड मिकेल ओलिसे को अल्टीमेटली रेड कार्ड मिलना पड़ेगा बिकॉज वो फिजिकली चैलेंज आपको नहीं कर पाएगा एंड फिजिकली चैलेंज अगर वो नहीं करेगा तो आपके लिए फायदा बनता है। लेकिन यहीं पे भाई पीएसजी का गेम बनता है। पीएसजी ने क्या डिसाइड किया हाफ टाइम में भाई क्या पेप टॉक दिया पता नहीं लुचो ने। भाई लुचो ने अपने पूरी टीम को भाई पार्क दबास खिलाने लग गया बिकॉज उसको पता है कि भाई यहाँ पे 2 गोल की लीड है एंड 2 गोल की लीड को हम लोगों को यहाँ पे मेंटेन करना है एंड पूरा पार्क दबास खिलाने लग गया। एंड जब भी बॉल मिल रहा था पीएसजी के प्लेयर जो है वो भाग रहे थे काउंटर अटैक करने के लिए, ठीक है, बिकॉज उनको गोल नहीं चाहिए भाई। एंड उसको कभी कभी ऐसा हो रहा था कि भाई उनको बॉल मिल रहा था एंड वो होल्ड भी कर रहे थे पार्क दबास करके ही एंड बॉल को आपस में मतलब बांट रहे थे एंड कहीं कहीं आउट करने की कोशिश कर रहे थे, टाइम वेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। जहाँ पे फास्ट अप में पीएसजी बायर्न दोनों बंदे गेम को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे थे, कोई टाइम वेस्ट नहीं कुछ नहीं। लेकिन सेकंड हाफ में पीएसजी का टैक्टिक्स यहाँ पे चेंज हो गया। सेकंड हाफ में पीएसजी ये कोशिश करने लग गया कि भाई किसी तरह से इस मैच को भाई निकलना है हमें एंड वही चीज़ हम लोगों को देखने को मिला। मिकेल ओलिसे जब सेकंड हाफ में अटैक कर रहे थे उस टाइम भाई पाचो, फैबियन रुइज एंड नूनो मेंडेस ये तीनों बंदा मिलके ओलिसे को डबल डाउन कर रहे थे। सेम वही चीज़ हमने देखा स्टैनिसिस के साथ। स्टैनिसिस जब भी आगे जा रहा था लुइस डियाज जो है वो अकेला पड़ रहा था यहाँ पे जायरी एमेरी के साथ। स्टैनिसिस ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहा था बिकॉज स्टैनिसिस अगर ज़्यादा आगे बढ़ेगा तो इसी साइड से डेम्बेले एंड डिज़ेरे डुए का भाई काउंटर अटैक आएगा। लेकिन फिर भी भाई पूरा जो यहाँ पे बैक लाइन था बायर्न म्यूनिख वो कहीं ना कहीं इस पोजीशन पे था, मतलब मिडफील्ड में आ गया था एंड पूरा बायर्न म्यूनिख भाई पीएसजी के हाथ में खींच गया था एंड पीएसजी भाई डीप डिफेंडिंग कर रहा था एकदम पार्क दबास करके। सारे प्लेयर्स पीएसजी के इस एकदम गोल लाइन पे आ गया था लेकिन उसके बाद भी अल्टीमेटली गोल नहीं आता ऑब्वियसली। उसके बाद भाई ऑब्वियसली 67 मिनट पे अल्फोंसो डेविस आता है सब्स्टिट्यूट के रूप में एंड भाई सब्स्टिट्यूट के रूप में आके ही उसका डिफरेंस देखने को मिलता है। अल्फोंसो डेविस आते ही 67 मिनट पे 1 मिनट बाद जस्ट एक बेहतरीन क्रॉस डालता है एंड वहाँ से भाई लुइस डियाज का शॉट आता है जो कि ऑलमोस्ट भाई ऑन टारगेट था एंड ऑब्वियसली सेव हो जाता है भाई, लेकिन अल्टीमेटली गोलकीपर के हाथों में होता है। एंड इसके बाद और भी बहुत सारे चांसेस आए जहाँ पे हैरी केन को ऑब्वियसली फाउल किया गया, लेकिन हैरी केन को जब फाउल किया गया तब वहाँ पे भाई हैरी केन का हाथ लग जाता है एंड यहाँ पे हैंडबॉल दिया जाता है। अब आप कहोगे भाई कि यहाँ पे हैंडबॉल क्यों दिया गया एंड ये 84 मिनट पे होता है एंड सिर्फ यहीं पे नहीं इसके जस्ट पहले 60 मिनट के आसपास अगेन लुइस डियाज के साथ सेम चीज़ होता है भाई। लुइस डियाज भाई बॉक्स में जा रहे थे, लुइस डियाज को भाई फेंका गया एकदम एंड उसके बाद लुइस डियाज फेंकने के बाद जब गिर जाता है लुइस डियाज सोचता है फाउल है एंड वो बॉल को हाथ में उठा लेता है, लेकिन रेफरी क्या करते हैं वहाँ पे रेफरी बोलता है कि भाई तूने हाथ उठाया तेरा हैंडबॉल है एंड लुइस डियाज को यहाँ पे येलो कार्ड देता है। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे यही है भाई कि अगर आपको हर एक छोटे छोटे हैंडबॉल्स पे येलो कार्ड देना है, हैंडबॉल करना है, तो आप वहाँ पे जब इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया पेनाल्टी बॉक्स में तो आपने कोई हैंडबॉल क्यों नहीं दिया।
चलो मैं मान लेता हूँ रूल्स है वगैरह है ठीक है, लेकिन रूल्स में यह कहता है कि चैंपियंस लीग में हर छोटे छोटे हैंडबॉल्स को हैंडबॉल पकड़ा जाता है, जबकि ला लीगा में प्रीमियर लीग में ये सब नहीं होता। तो वहाँ पे उस टाइम पे क्यों अपने हैंडबॉल नहीं था। दूसरी बात अगर हम लोग करें तो यहाँ पे जब नुनो मेंडिस का जब हैंडबॉल हो रहा था उस टाइम पे आपने क्यों येलो कार्ड नहीं था। नुनो मेंडिस का जो हाथ था वो भाई बॉडी से बहुत दूर था। आप मान लो इंटेंशनली नहीं है, लेकिन फिर भी बॉडी से इतना दूर अगर हाथ होगा तो उसको इंटेंशनली माना जाएगा। कोई बंदा अपने दिमाग में क्या सोच रहा है ये रेफरी नहीं सोच सकता, ना ही मैं सोच सकता हूँ, ना ही आप सोच सकते हो। तो अब बेसिक बात है भाई, यहाँ पे एक एग्जैक्ट रूल्स होना चाहिए। रूल्स यही कहता है कि किसी भी बंदे का हाथ अगर अपने बॉडी से अलग हो, हाथ यहाँ पे है नहीं हो के हाथ अगर बॉडी से अलग हो, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, आप उसको हैंडबॉल दोगे एंड ऑब्वियसली आप उसको येलो कार्ड दोगे, बिकॉज वहाँ पे ऑलमोस्ट जो बंदा था यहाँ पे टेनिस ऑलमोस्ट बॉल लेके थ्रू हो चुका था। नुनो मेंडिस अगर हाथ ना लगा था तो शायद से वापस टेनिस आगे निकल जाता एंड क्रॉस कर देता एंड क्रॉस से गोल मारने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, बिकॉज उस टाइम पे हैरी केन भी थ्रू हो गया था, तो ऑफसाइड होने की कोई चांसेस नहीं था इस टाइम। लेकिन भाई यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप 90+4 मिनट में अल्फोंसो डेविस जो है वो आगे बढ़ता है, प्रोग्रेस करता है बॉल एंड वो जाके पास करता है भाई हैरी केन के लिए। हैरी केन से एक बेहतरीन पोजीशन पे था एंड विलियम पाचो एंड मार्कुनेस दोनों के बीच से हैरी केन एक शॉट निकलता है जो कि अल्टीमेटली गोल होता है। लेकिन अल्टीमेटली तब 1 ही मिनट बचा था उसके पास एंड उसके बाद भाई पता है आपको सोफानो को गोल किक मिलता है एंड उसके पहले भाई ऑब्वियसली इन लोगों को गोल मतलब जो बीच से करना होता है भाई, बीच में गोल खाने के बाद वो सब करना होता है एंड उसमें भाई बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं पीएसजी वाले एंड अल्टीमेटली पीएसजी जीत जाता है मैच। एंड यहाँ पे बायर्न म्यूनिख से कुछ गलती भी हुआ है भाई, बायर्न म्यूनिख को बहुत सारे चांसेस मिला था, अच्छा खासा लुइस दियाज को अच्छा खासा चांसेस मिला था, बरी नहीं कर पाया एंड कहीं ना कहीं भाई प्लेयर्स जो थे वो आउट ऑफ द बॉक्स बहुत ज़्यादा मार रहे थे बॉक्स में मारने से। इवन आप अगर स्टैटिस्टिक चेक करोगे तो मैं आपको यहाँ पे स्टैटिस्टिक दिखा देता हूँ। दोनों की अगर बात करें तो भाई देखो 66% बायर्न म्यूनिख के पास पोजीशन था, 34% से पीएसजी के पास पोजीशन था एंड ये सेकंड हाफ में खास करके सेकंड हाफ देख सकते हो पीएसजी के पास सिर्फ 27% पोजीशन था, जबकि बायर्न म्यूनिख के पास 73% पोजीशन था। फर्स्ट हाफ में ये बिल्कुल भी अलग था, फर्स्ट हाफ में दोनों के पास ऑलमोस्ट 50-50 चांसेस था। अब टोटल दोनों हाफ को लेकर बात करें तो भाई यहाँ पे देखो आप देख सकते हो एक्यूरेट पासेस जो 499, बायर्न म्यूनिख के इतने सारे पासेस खेला भाई, लेकिन पीएसजी ने सिर्फ 212 पासेस खेला है एंड उनमें से भी 70% एक्यूरेट है एंड फाउल्स दोनों ने सेम कमिट किया। लेकिन यहाँ पे आता है सबसे बड़ा डिफरेंस, 18 टोटल शॉट किया बायर्न म्यूनिख ने, जिसमें से 6 ही सिर्फ शॉट ऑन टारगेट है। दूसरी तरफ पीएसजी की बात करें 15 शॉट लिए, उनमें से 7 शॉट ऑन टारगेट था। 3 बिग चांसेस जो है उन्होंने क्रिएट किया, 2 बिग चांसेस मिस किया बायर्न म्यूनिख के, सेम पीएसजी के 3 बिग चांसेस क्रिएट करके 2 बिग चांसेस मिस किया एंड ये जो मिस है दोनों, ये मिस कहीं ना कहीं खलेगा भाई कल, बिकॉज लुइस दियाज ने जितने भी दोनों शॉट लिया जो इंपॉर्टेंट जो गोल किक के हाथों में लगा, दोनों शॉट में ऐसा लगा कि भाई लुइस दियाज इससे बेहतर कर सकता था। उसके पास ओपन ऑन भी ऑन चांसेस था ऑलमोस्ट गोलकीपर के सामने, 1-2 डिफेंडर था, लेकिन उसको मद्देनजर रखते हुए अगर वो शॉट साइड में थोड़ा करता ना तो भाई गोलकीपर के लिए सेव करना पॉसिबल नहीं था। लेकिन लुइस दियाज में जितने भी शॉट किया सारे शॉट सीधा गोलकीपर के हाथों में एंड यहीं पे कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग कहते हैं कि लुइस दियाज बहुत अंडररेटेड प्लेयर है, लिवरपूल उसको क्यों जाने दे। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बायर्न म्यूनिख जिस लीग में खेलता है बुंदेसलीगा में, नो हेड टू एनी ओपोनेंट्स, लेकिन वहाँ पे जितने भी ओपोनेंट्स हैं उनमें आपको बहुत सारे स्पेसेस मिलता है, रन इन बिहाइंड मार सकते हो, आप गोल कर सकते हो इजीली। लेकिन आपको प्रीमियर लीग में ऐसे ओपोनेंट्स नहीं मिलेंगे। प्रीमियर लीग के आपको एकदम भाई उतार के फेंक देगा आप अगर ऐसे हरकत करने जाओगे तो, क्योंकि प्रीमियर लीग बहुत ज़्यादा फिजिकल है। सेम ला लीगा में अगर जाओगे, ला लीगा में तो आपको कोई स्पेस मिलेगा ही नहीं, वहाँ पे लामिन यामाल जैसे प्लेयर्स को शो अप करना पड़ेगा। एंड कल वही चीज़ हमने देखा भाई, बहुत सारे लोग लामिन यामाल के साथ कंपेयर करते हैं, ओलिसे का यहाँ पे लुइस दियाज के साथ कंपेयर करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ओलिसे ने जो भी उखाड़ा है सीज़न, वो हर सीज़न हर मैच वहीं पे उखाड़ पाया जहाँ पे ओपन प्लेयर्स को मिल रहा है, जहाँ पे उसको ओपन मिल रहा है। एंड कहीं ना कहीं डिज़ेरे डोए ने कल ये चीज़ शो किया भाई कि मैं भी एक अच्छा प्लेयर हूँ, कंटेंडर हूँ। डिज़ेरे डोए का अच्छा परफॉर्मेंस था कल, कोरत के लिए भाई कल बेहतरीन परफॉर्मेंस था। एंड भाई मैं पर्सनल फेवरेट मैं ये कहूँगा कि भाई अब जितना ज़्यादा ओलिसे को हाइप मिलता है ना पीएसजी के प्लेयर से, इसलिए कोरत के लिए उतना हाइप नहीं मिलता, लेकिन कोरत के लिए भाई 100 गुण ज़्यादा अच्छा है ओलिसे से, लुइस दियाज से। ये आप लिख के ले लो। अब कल का मैच अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके अभी हाईलाइट देख लो, मतलब हाईलाइट देखोगे तो आपको ऑब्वियसली फुल चीज़ें नहीं दिखाई देगा, कोरत के लिए जो चारे हरकतें हैं वो आपको नहीं दिखाई देगा। लेकिन आप हाईलाइट नहीं देख, आप फुल मैच को रिप्ले देख लो। अगर हो सके तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे को, आपको रिप्ले का अगर लिंक चाहिए तो मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ से आप पूरा रिप्ले देख सकते हो। आपको ये चीज़ पता चल जाएगा कि भाई क्यों मैं कह रहा हूँ कि कोरत के लिए ओली से लुइस दियाज इन सारे प्लेयर से बेहतरीन है। कल कोरत के लिए इतने एक बायर्न म्यूनिख के स्ट्रॉन्ग डिफेंड के सामने इस तरह से परफॉर्मेंस देखा है, उनको भाई धराशायी कर दिया एकदम। ऐसा बहुत कम दिन देखने को मिलता है भाई करने में किसी प्लेयर को, एंड ओलिसे ने वहीं पे कुछ नहीं उखड़ पाया कल।
हाँ एक दो मोमेंट पे ओलिसे भाई अच्छा खेलने की कोशिश की, लेकिन भाई वहीं पे होता है जहाँ पे नुनो मेंडेस अकेला पड़ गया था उसी जगह पे। लेकिन जब भी ओलिसे के अगेंस्ट 1v2 हो रहा था ओलिसे कुछ कर नहीं पा रहा था। यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछोगे क्या लामिन यमाल जब 1v2 होता है कुछ कर पाता है? ऑब्वियसली भाई लामिन यमाल के लिए 1v2 कोई नॉर्मल बात नहीं है, वो हर रोज़ उसके साथ होता है। लामिन यमाल को दिक्कत तब आ जाता है जब 1v2 में उसको सपोर्ट करने के लिए कोई प्लेयर नहीं आता। कल ओलिसे के साथ सपोर्ट करने वाले कोई प्लेयर नहीं था, नहीं भाई। ओलिसे को सपोर्ट करने के लिए कल लाइमर जैसे प्लेयर्स था। आप यहाँ पे देखो लाइमर हमेशा ऊपर चढ़ के खेल रहे थे ओलिसे को सपोर्ट करने के लिए। सेम चीज़ यहाँ पे लुइस डियाज को मिल रहा था स्टैनिचिस के साथ, लेकिन हाँ स्टैनिचिस के साथ लुइस डियाज को जितना ज़्यादा मिल रहा था उससे ज़्यादा अल्फोंसो डेविस के साथ मिल रहा था। एंड कहीं ना कहीं अल्फोंसो डेविस आने के बाद लुइस डियाज का गेम अच्छा बना कल। लेकिन लुइस डियाज ने भाई मतलब जहाँ पे अच्छा बनने की कोशिश किया उसके गेम वहीं पे उसने भाई गद्दारी कर दी टीम के साथ। भाई शॉट जो है वो बिल्कुल भी मतलब ऑफ टारगेट मार रहा था, कभी कभी शॉट ऑन टारगेट मार रहा था, सीधा गोलकीपर के हाथों में मार रहा था, गोलकीपर को हिलना भी नहीं पड़ रहा था, इतना हाथों में मार रहा था आप सोचो। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कलेक्टिवली एक भाई हार है बायर्न म्यूनिख का। लेकिन हाँ ऐसा देख के एक बार भी आप नहीं कहोगे कि बायर्न म्यूनिख ने गलत किया कुछ नहीं। बायर्न म्यूनिख ने अपना फुल भाई ट्राई वन किया भाई, उससे जितना हो सकता है उसने किया। एंड कल बेहतरीन परफॉर्मेंस था भाई यहाँ पे खोरात के लिए का, इवन नुनो मेंडेस का, फैबियन रुइस का भी इवन बेहतरीन परफॉर्मेंस था। एंड विलियम पाचो भाई इस बंदे को आप कैसे हेट कर सकते हो भाई, मोस्ट डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन तेरा भाई विलियम पाचो का कल के मैच में। भाई इस बंदे ने जो कल परफॉर्मेंस दिखाया ना भाई, अगर मैन ऑफ द मैच खोरात के लिए को ना देखे, डिम्बेले को ना देखे, इस बंदे को अगर दिया जाए ना तो भी भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेहतरीन खेला कल। इवन आप फैबियन रुइस को देख लो भाई, फैबियन रुइस ने कल कितने सारे एक्यूरेट पास किए, 65% एक्यूरेट पासेस किया। लेकिन आप अगर देखोगे यहाँ पे भाई डिफेंसिव प्ले भाई 7 डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन किया, 3 टैकल किया। आप सोचो भाई 4 क्लियरेंस किया फैबियन रुइस जैसे प्लेयर्स, जो कि अल्टीमेटली एक क्रिएटिव मिडफील्डर है। एंड यस इसका जो जर्सी नंबर देख रहे हो ना 8, ये एक्चुअल में नंबर 8 के प्लेयर है। नंबर 8 के प्लेयर्स उनको कहा जाता है जो कि आपका डिफेंसिव मिडफील्डर नहीं है, लेकिन उसके थोड़ा ऊपर में रहता है, बॉल को प्रोग्रेसिव पास करता है, कैरी करता है ऊपर, एंड साथ ही साथ गोल जो है मानने के चांसेस इन लोगों का रहता है। लोग बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर होते हैं, नंबर 8 प्लेयर्स। एंड वो प्लेयर कल खुद अपना जो अटैकिंग इनपुट है उसको छोड़ के बिल्कुल भाई डिफेंसिवली बैठ गया भाई। एंड बायर्न म्यूनिख की अगर बात करें तो बायर्न ने भाई लास्ट 29 होम चैंपियंस लीग में से भाई ये पहला मैच कल हारा बायर्न ने। एंड वो भाई उस मोमेंट पाया जहाँ पे बायर्न म्यूनिख को सबसे ज़्यादा जीतने की ज़रूरत थी कहीं ना कहीं। एंड ये कहीं ना कहीं भाई कल एक और चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा, वो है बायर्न म्यूनिख के फैन। एलियंज अरेना जिसको कहा जाता है भाई वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम, कल वो चीज़ भाई गद्दार मतलब गलत साबित हुआ। क्यों मैं कह रहा हूँ, बायर्न म्यूनिख के फैन कहीं ना कहीं अपने खुद के टीम्स के लिए भाई गद्दार बन गया। क्यों पता है, जब पीएसजी का गोल पड़ा उस टाइम से लेकर 28 मिनट तक जब बायर्न म्यूनिख का गेम बिल्कुल भी नहीं बन रहा था, उस टाइम आप देखोगे कि भाई बिल्कुल भी कोई आवाज़ नहीं था, शोर शराबा नहीं था बायर्न म्यूनिख के स्टेडियम में। जब 26 मिनट से गेम बनने लगा बायर्न म्यूनिख का, तब फिर से शोर शराबा देखा। सेकेंड हाफ में एक भी शोर शराबा बायर्न म्यूनिख के स्टेडियम में देखने को नहीं मिला। आप कहोगे भाई होम स्टेडियम में मैच हो रहा है, बायर्न म्यूनिख को सपोर्ट चाहिए, कहाँ है सपोर्ट? कुछ सपोर्ट नहीं है, घंटा सपोर्ट नहीं है। क्या कर रहे हो सारे फैंस जो पैसा देके उधर मैच देखने का है? भाई इससे अच्छा तो बार्सिलोना का स्टेडियम है। मतलब बार्सिलोना के स्टेडियम को कहा जाता है कि भाई मतलब वन ऑफ द ओल्ड स्टेडियम है सपोर्ट करने के लिए, बिकॉज हमारे पास कोई सपोर्ट ग्रुप वगैरह कुछ नहीं है, जो कि ऑलरेडी बैन हो चुका है इसके पहले, जो नॉक्सेस करके कुछ था, मतलब उन लोगों के ऊपर एलिगेशंस के चलते। एंड अभी सिर्फ नॉर्मल जो फैंस है वो रह सकते हैं, जो पैसा देकर खरीद के आता है मैच देखने के लिए, मैच को एंजॉय करने के लिए। जिसके चलते क्या होता है कि बायर्न मतलब बार्सिलोना का जो स्टेडियम होता है उसमें उतना ज़्यादा शोर शराबा नहीं देखने को मिलता, उतना चेयर अप देखने को नहीं मिलता। लेकिन बायर्न म्यूनिख का ऐसा क्यों हो रहा था भाई? कल बायर्न म्यूनिख का 90+4 मिनट में जब गोल पड़ता है तब जाके शोर शराबा स्टार्ट होता है भाई। तब अपने टीम को भाई बूस्ट की ज़रूरत है। तुमको लग रहा है कि अपना तुमको ऐसा लग रहा है कि भाई कोई टीम को गोल मिल रहा है उसके बाद उसको बूस्ट की ज़रूरत है? नहीं भाई, जब टीम को गोल नहीं मिल रहा है, बहुत मतलब ख़राब सिचुएशन में टीम है तुम्हारा, उस टाइम पे तुम्हें अपना टीम को चेयर अप करना चाहिए। लेकिन तुम चेयर अप कब कर रहे हो? जब तुम्हारा टीम एक गोल मार चुका है एंड अभी उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कुछ करने का, बिकॉज उसके पास 1 मिनट है और वो भी 1 मिनट पीएसजी वेस्ट कर देगा भाई, टाइम खत्म कर देगा। तुमको पता है भाई, उस जगह पे तुम सपोर्ट कर रहे हो अपने टीम्स को, उस जगह पे चेयर अप कर रहे हो भाई। मतलब आप क्या मतलब आप कुछ मतलब एक्सेप्शनल चीज़ हो जाएगा ऐसा सोच रहे हो? आप पूरे मैच चेयर अप नहीं करोगे, लास्ट में 1 मिनट चेयर अप करोगे आपका मैच जीत जाएगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। कल एक बार के लिए भी ऐसा नहीं लगा सेकंड हाफ में कि बायर्न म्यूनिख अपने होम स्टेडियम में खेल रहा था। ऐसा लग रहा था कि भाई कोई न्यूट्रल वेन्यू पे मैच हो रहा है, चैंपियंस लीग का फाइनल चल रहा है शायद, एंड फाइनल में भाई मतलब जो मैच देखने आए हैं वो सारे न्यूट्रल फैंस हैं। मतलब कोई पीएसजी का फैन है ही नहीं, कोई बायर्न म्यूनिख का भी फैन नहीं है। मतलब दोनों टीम से कोई चेयर अप देखने को नहीं मिला। उससे अच्छा तो भाई मतलब पीएसजी का चेयर अप ज़्यादा आ रहा था। पीएसजी का जो मतलब एकदम टॉप लेफ्ट कॉर्नर में बैठे थे पीएसजी के मतलब जो फैंस,
एकदम टॉप में बैठे थे, उनका चेयर अप ज़्यादा आ रहा था भाई बायर्न म्यूनिख के चेयर अप से। एंड ऑब्वियसली हैंडबॉल जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद से भाई बहुत सारे प्लेयर्स लाइटर वगैरह फेंक रहे थे। भाई तुम लोगों को मैं कह रहा हूँ कि लाइटर वगैरह फेंकने से अच्छा भाई तुम चेयर अप कर लो भाई, उसमें आपका एनर्जी कम खर्च होता है। अब जितना मतलब एनर्जी खर्च करके ऐसे छोड़ोगे आप फील्ड में कोई चीज़, उससे ज़्यादा आप मतलब कम एनर्जी लगा के आप चेयर अप कर सकते हो अपनी टीम को, एंड वो भी 90 मिनट तक।